नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में गैर मामूली शख्सियतों को, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनैलिटीज़ को मदऊ करते हैं। ऐसी शख्सियतों को मदऊ करते हैं जिन्होंने मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमत अंजाम दी हो और ऐसा काम किया हो जो दूसरे नहीं करते। वैसे भी नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का हिस्सा न सिर्फ खिलाड़ी बनते हैं बल्कि सियासतदान भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। उलमा व मशाइखिन को भी हम मदऊ करते हैं और जो इस्लामिक स्कॉलर्स होते हैं ख़ासतौर पर उन्हें यहाँ पर मदऊ किया जाता है। उनके ख्यालात से आपको आगही फराहम की जाती है। तो बहरहाल नाज़रीन, आज के जो हमारे मेहमान हैं कोई खिलाड़ी नहीं है या फिर कोई सियासतदान नहीं है या फिर कोई साइंसदान नहीं है, बल्कि आपको ये बता दूं कि इस खातून का ताल्लुक दिल्ली से भी है, हैदराबाद से भी है। आप दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि वो दिल्ली की बेटी हैं और हैदराबाद की बहू हैं। और उनकी ख़ास बात ये है कि आज हिंदुस्तान में जो अदलिया यानी जुडिशरी की जो अहमियत है वो सुपर आया है। लेकिन आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आज मुसलमान अदलिया से बहुत दूर दिखाई देते हैं। अगर उनका तनासुब देखा जाए अदलिया में तो मैं समझता हूँ कि काबिले नज़रअंदाज होगा। तो बहरहाल हम बात कर रहे हैं मोहतरमा अरीशा नुसरत की। और आपको ये बताते हैं और बहुत मसरत के साथ आपको ये बताते हैं कि मोहतरमा ने तेलंगाना जुडिशल सर्विसेज के तहत जो मुसाबक़ती इम्तिहान होता है जजेस का, उसमें नुमाया कामयाबी हासिल की है। और आपको ये बताना भी ज़रूरी समझते हैं कि 49 उम्मीदवारों ने यानी 49 उम्मीदवारों ने वाहिद मुस्लिम उम्मीदवार हैं ये जो कामयाब हुए हैं। और इंशाल्लाह बहुत जल्द ही वो बहैसियत जज अपने ओहदे का जायज़ा भी हासिल करेंगे। तो बहरहाल हम आपका खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं हमारे स्टूडियो में। पहला सवाल ये है आपसे कि आपने यानी ये शोबा क्यों मुंतखब किया, ये शोबा क्यों पसंद किया, जबकि अक्सर ये देखा जाता है किसी लड़की से बात करें, किसी लड़के से बात करें यानी तलबा से बात करें तो वो कहते हैं हम डॉक्टर बनना चाहेंगे, हम इंजीनियर बनना चाहेंगे, हम एग्रीकल्चर सेक्टर में जाना चाहेंगे, लेकिन आपने जुडिशल शोबा क्यों पसंद किया? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सियासत टीवी का मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतने अच्छे से मुझे इंट्रोड्यूस करने के लिए। दूसरा, मैंने जुडिशरी क्यों चूज़ किया इसके बारे में, मुझे हमेशा से जज की पोस्ट अट्रैक्टिव तो लगती थी, बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी, लेकिन यही करना है या नहीं इसकी क्लैरिटी बहुत आगे जाके आई मुझे। अच्छा जी। अपने कॉलेज टाइम पे मैं बहुत इंटर्नशिप्स करती थी। जिनको नहीं मालूम मैं इंटर्नशिप्स बता देती हूँ क्या होती है। जब हमारे कॉलेज में एग्ज़ाम्स होते हैं उसके बाद जो ब्रेक मिलता है, जो छुट्टियाँ मिलती हैं 1-1.5 महीने की, उसमें हम किसी न किसी के साथ काम करते हैं थोड़े टाइम के लिए ताकि उसका एक्सपीरियंस गेन हो। तो ये हम किसी वकील के साथ भी कर सकते हैं, किसी कंपनी में भी कर सकते हैं, किसी लॉ फर्म में कर सकते हैं, जज के साथ भी कर सकते हैं, एनजीओ के साथ भी कर सकते हैं। मैंने इस तरह की कई सारी इंटर्नशिप्स करी और वो करते करते मुझे थोड़ा अंदाज़ा हुआ कि मुझे किस तरह का काम पसंद है, किस तरह का काम नापसंद है। तो मेरी आखिरी इंटर्नशिप थी एक जज के साथ। वहाँ मुझे समझ में आया कि मुझे यही करना है जी। और वहाँ से ही मैंने मैं दिल्ली से हूँ तो मैंने दिल्ली जुडिशल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दी थी। और फिर कॉलेज के थोड़े टाइम बाद ही मेरी शादी हो गई। शादी के बाद मैं हैदराबाद शिफ्ट हो गई और हैदराबाद आने के बाद मेरा टारगेट भी तेलंगाना जुडिशल सर्विसेज में बदल गया। जी जी। और मैंने अपना पहला अटेम्प्ट लिया और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाब। बहुत अच्छी बात आपने बताई है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि जहाँ पर अरीशा नुसरत साहबा का सवाल है तो अब इंशाअल्लाह वो जज बनेंगी और हमें उम्मीद है कि वो हर किसी के साथ इंसाफ भी करेंगी। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक ओहदों का सवाल होता है, जहाँ तक महकमेजात का सवाल होता है, ओहदेदारों का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो ना सिर्फ अपने ओहदे से इंसाफ करे बल्कि अपना जो महकमा है उससे भी इंसाफ करे, आवाम के साथ भी इंसाफ को यकीनी बनाए। लेकिन जहाँ तक तालीम का सवाल है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे जो बच्चे बच्चियाँ हैं डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन मोहतरमा अरीशा नुसरत ने इस शोबे को पसंद किया। ये बहुत अच्छी बात है और आज ज़रूरत इस बात की है कि हमारे बच्चे बच्चियाँ इस शोबे में दाखिल हों ताकि नाइंसाफ़ी का ख़ात्मा किया जा सके। तो बहरहाल जहाँ तक स्कूलिंग का सवाल है, आप अपने स्कूल के बारे में, इरविन स्कूल जो है वहाँ से आपने इब्तदाई तालीम हासिल की, फिर उसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया से 11-12 किया, फिर BA LLB वहीं से किया? जी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मैंने BA LLB ऑनर्स कंप्लीट किया।
तो बहरहाल ये ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसने बागियों को पैदा किया था, यानी जद्दोजहद आज़ादी के दौरान आप देखेंगे एक वक्त जबकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बोलबाला था, उस वक्त वहाँ से निकले चंद दानिश्वर और उन्होंने ये यूनिवर्सिटी कायम की, और आप उन्हें बागी भी कह सकते हैं, उन्हें एक ट्रेंड सेटर भी कह सकते हैं। तो बहरहाल बहुत अच्छी बात है कि जामिया मिलिया इस्लामिया से इस तरह की लड़कियाँ निकल रही हैं, इस तरह के तालिबात या तलबा निकल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए कि आपके बारे में ये कहा जाता है, मैं जब आपके बारे में स्टडी कर रहा था तो ये पता चला कि बचपन से ही आपको जज बनने का शौक़ था, ये कैसे पैदा हुआ शौक़? बचपन से मुझे लॉ की तरफ बहुत इंटरेस्ट रहा है, और ख़ासकर मेरे ख़ानदान में कोई दूर दूर तक भी कोई लॉ से कनेक्टेड नहीं है, कोई भी वकील नहीं है। जी जी। तो मुझे शौक़ था कि क्यों ना मैं पहली ख़ानदान की वकील बनूं, पहली वकालत करूं, जी जी, ऐसे हस्ती बनूं। और बहुत सारी ऐसे भी बातें थी, ख़ानदान में ही नहीं हमारी कम्युनिटी में ही हैं ऐसी बातें कि ये प्रोफेशन हलाल नहीं है, अच्छा, 2 नंबर की कमाई है, वकीलों को झूठ बोलना पड़ता है, इस तरह की बहुत सारी बातें। ख़ासकर लड़कियों के लिए ऐसी बातें बहुत हैं कि वकालत कराओगे तो शादी कौन करेगा इनसे, ऐसी बहुत सारी बातें हैं, और लड़कियों के लिए फील्ड नहीं है, इस तरह की बहुत सी बातें हमने सुनी। जी जी। लेकिन हम लोग इसमें, मैं, मेरे मम्मी पापा अल्हम्दुलिल्लाह इन सब चीज़ों में कभी बिलीव नहीं करते थे। तो ये भी कहीं ना कहीं एक रीज़न था कि मैं इन सारी बातों के अगेंस्ट जाके, ख़िलाफ़ जाके एक अच्छी वकील, एक अच्छी जज बनना चाहती थी हमेशा से। बहरहाल जहाँ तक अच्छी वकील, अच्छी जज बनने का सवाल है, इन तमाम को चाहे वो किसी भी ओहदे से यानी महकमे से ताल्लुक़ रखते हों या सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हों, उन्हें अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी होता है। और अच्छा इंसान बनने में माँ बाप का जो किरदार होता है उसे फरामोश नहीं किया जा सकता, ना ही उससे इनकार किया जा सकता है। तो अपने माँ बाप के बारे में आप बताइए। जी, मेरे मम्मी पापा नुसरत हुसैन पापा, मेरी मम्मी बुशरा नुसरत, जी जी, दोनों बहुत हमेशा से बचपन से तालीम को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है उन्होंने। जी। और दोनों की मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि हमेशा जब लोग बोलते थे कि बेटियों को घर के काम सिखाओ, खाना बनाना सिखाओ, वरना इनसे शादी कौन करेगा, इस तरह की बातें सुन के भी वो कहते थे नहीं तुम लोग पढ़ाई करो, हम लोग देख लेंगे जी जी, बाकी सब। तो मैं हर कदम पे उनका शुक्र करती हूँ। जी जी, बहुत तालीम को उन्होंने बढ़ावा दे के हमको पढ़ाया, और सिर्फ ऐसे वैसे स्कूल्स में नहीं, अच्छे स्कूल्स में पढ़ाया, और बहुत तवज्जो दिया हमारी तालीम पे। जी। तो उनका बेशक हर कदम पे बहुत बड़ा किरदार रहा है। नाज़रीन, जहाँ तक मैंने आपको प्रोग्राम के इब्तिदा में बताया था कि ये दिल्ली की बेटी हैं और हैदराबाद की बहू हैं, तो इस सिलसिले में आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये जनाब असदुल्ला शरीफ साहब जूनियर सिविल जज की अहलिया मोहतरमा हैं। तो बहरहाल ये लड़की के बारे में कहा जाता है कि जो माँ बाप होते हैं उसकी ज़िंदगी को एक अच्छी शक्ल देने में उनका अहम किरदार होता है, लेकिन जब वो अपने माँ बाप का घर छोड़कर आती है अपने शौहर के घर, तो वहाँ पर भी उसकी इज़्ज़त अफजाई की जाती है, हौसला अफजाई की जाती है। तो क्या ससुराल में आपकी हौसला अफजाई हुई है? जी बिल्कुल, बहुत। मेरे ससुराल वालों का, मेरे हस्बैंड मोहम्मद असदुल्ला शरीफ ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। जी। मेरी कामयाबी के पीछे बहुत बड़ा हाथ है उनका। जी। कई बार उन्होंने मुझे सिर्फ सपोर्ट ही नहीं किया, इंस्पायर भी किया है। कई बार ऐसा भी होता था कि मैं ही कहती थी कि मेरे पास इतना कम टाइम है। यहाँ तेलंगाना जुडिशल सर्विसेज में, जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ, तेलुगु का एक पेपर होता है और तेलुगु का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ज़रूरी है जज बनने के लिए। तो मैं तो दिल्ली से थी, मुझे तेलुगु नहीं आती थी। तो एग्ज़ाम में 6 महीने थे और मैं कह रही थी अपने हस्बैंड से कि मैं तेलुगु नहीं आती, मैं कैसे उन लोगों के साथ कम्पीट करूँगी जिनकी मदर टंग ही तेलुगु है, मैं कैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई करूँगी। लेकिन उन्होंने मेरी बहुत हौसला अफजाई करी, बहुत उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि नहीं ये मुमकिन है और मैं ये कर सकती हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, हर दिन उन्होंने मुझे टेस्ट पेपर्स बना के दिए। अच्छा। और मेरे पेपर्स का करेक्शन किया, मुझे हर दिन पूछते थे आज क्या पढ़ा। बहुत हर कदम पे उन्होंने मेरा साथ दिया। सिर्फ मेरे हस्बैंड ही नहीं, मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ, मम्मी पापा दोनों ने बहुत मुझे सपोर्ट किया है। मेरे पापा ने मुझे तेलुगु लिखना पढ़ना सिखाया। शुरू उन्होंने मुझे चौक लेके एक स्लेट पे आपके ससुर साहब? ससुर जी। वहाँ से उन्होंने शुरू किया, फिर वर्ड्स, फिर सेंटेंसेस, फिर ट्रांसलेशन पूछा जाता है एग्जाम में, इंग्लिश टू तेलुगु, तेलुगु टू इंग्लिश, उसकी प्रैक्टिस कराई। मेरी मम्मी ने
मेरी मदर इन लॉ ने मेरी बहुत बोलने में मेरी प्रैक्टिस कराई और तेलुगु बोलने में, और उन्होंने मेरी कोई भी मुझ पे जिम्मेदारी नहीं आने दी, मुझे बहुत सपोर्ट किया। जी 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 जी। मेरी जर्नी के पीछे हर किसी का हाथ है, मैं अकेले ये सब बिल्कुल नहीं कर सकती थी। सबका अपने अपनी जगह बहुत बड़ा किरदार है हमेशा। बहुत अच्छी बात आपने बताई है। वैसे भी मैं चाहूँगा कि अपने सास ससुर का भी तारुफ करवा दें आप नामों के साथ। जी जी जी, मेरे ससुर हैं मोहम्मद अब्दुल्ला शरीफ, जी जी। वो भी डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट से रिटायर हुए हैं अच्छा। 2012 में। हाँ हाँ। और मेरी सास हैं शाहीन फातिमा, जी जी वो अभी हाउस मेकर हैं जी और जी। अभी मेरे साथ मौजूद भी हैं। बहुत अच्छी बात है। वैसे भी मैं समझता हूँ कि जहाँ तक सास ससुर का सवाल है, अक्सर ये हमारे माशरे की बदकिस्मती ही समझी जाए कि बच्चियाँ जब पढ़ती हैं, आला तालीम याफ्ता हो जाती हैं, उनकी शादियाँ हो जाती हैं, तो बाज़ ऐसे ससुराल होते हैं जहाँ पर उन बच्चियों की हौसला अफजाई नहीं की जाती। तो अल्लाह का शुक्र है कि आपको अच्छा ससुराल भी मिला है जो जिन्होंने हौसला अफजाई भी आपकी की है। और नाज़रीन, आपने देखा है कि अगर आप ये अपना जहन बना लें, अपना एक हदफ मुकर्रर कर लें, तो यकीन मानिए अगर आप कोशिश करेंगे तो ज़रूर कामयाब होंगे। जैसा कि अरीशा नुसरत साहिबा ने तेलुगु के बारे में बताया कि उन्होंने 6 माह में तेलुगु पर कमांड हासिल कर लिया। तो अच्छी तेलुगु बोल सकती हैं आप या लिख सकती हैं, मैं पढ़ अभी सकती भी हैं? कहूँगी मैं सीख रही हूँ। अच्छा अच्छा। लिखना पढ़ना तो एग्ज़ाम की हद तक उतना ज़रूरी था, जी, वो जी, तो जी। मैं अच्छे से लिख सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ, ट्रांसलेट कर सकती हूँ। जी जी बोलना मैं कहूँगी अभी भी मैं सीख रही हूँ। जी जी जी। वैसे भी बहुत खुशी की बात है कि एक ही घर में अब 3 जजेस होंगे, यानी एक रिटायर्ड जज हैं, 2 सिटिंग जज हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी। तो आप ये बताइए कि अक्सर ये कहा जाता है कि जैसा कि मैंने पहले कहा है कि मेडिसिन के बारे में लड़कियां बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेती हैं, तो कभी ऐसा जहन नहीं गया उधर? नहीं, मेरा शुरू से लॉ की तरफ ही अच्छा। इंटरेस्ट रहा है। मुझे कानून की पढ़ाई करने में, जानने में बहुत इंटरेस्ट था शुरू से। जी जी और मुझे लगता है कि हमारी कम्युनिटी को अब वकीलों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जी, जी, बहुत हो गए इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, वकीलों की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। जी जी और ये सारी बातें जो मैंने पहले भी कही हैं कि ये हलाल प्रोफेशन नहीं है और मुसलमानों के लिए अच्छी लाइन नहीं है, लड़कियों के लिए अच्छी लाइन नहीं है, ये सारी बातों में आप भी यकीन ना करें। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा वकीलों की ज़रूरत है। बच्चों के लिए भी, बच्चियों के लिए भी, ख़ासकर बहुत अच्छी फील्ड है, बहुत एम्पावरिंग फील्ड है। जी जी जी। तो मुझे हमेशा से ये करना था। अच्छा, ये मुस्लिम मेडिसिन की माशरे तरफ। में जो ख़वातीन का किरदार होता है मुस्लिम माशरे में, ख़ास तौर पर जो बच्चियों की बात होती है, आज तक अल्लाह का शुक्र है कि तालीम में ज़्यादा बच्चियाँ आगे आ रही हैं, लेकिन जैसे ही वो तालीम हासिल करती हैं, इंटर हो या कुछ हो, हालांकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी बहुत गैर मामूली होती हैं वो, उसके बाद उनकी शादी कर दी जाती है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन मैं कहूँगी कि फैमिली सपोर्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जी जी जैसे मैंने अभी बताया, मेरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी थी। हर किसी ने बहुत सपोर्ट किया। जब मुझे लगता था मैं नहीं कर पाऊँगी, तब मेरे ससुराल वालों ने, मेरी फैमिली ने, सब ने मुझे पुश किया, मुझे यकीन दिलाया कि नहीं, मैं कर सकती हूँ। और उसी की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हुआ, मैं अल्लाह के अल्हम्दुलिल्लाह जी जी सब हुआ। लेकिन जो लोग, जिनके साथ शादी हो जाती है, आगे परस्यू नहीं कर पाते अपना करियर या कुछ भी, उन लोगों के लिए मैं कहूँगी कि अगर आपको आगे परस्यू करना है, हाउसवाइफ होना भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आपकी मर्ज़ी है कि आप ये करना चाहती हैं, तो बिल्कुल, तब अच्छी बात है, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फोर्स किया जा रहा है, तो इस चीज़ में मैं कहूँगी कि फैमिली के ज़्यादा बड़ा रोल होता है बेशक इसमें। बेशक, बिल्कुल सही आपने जो कहा है। ससुराल वाले होते हैं उनको सपोर्ट जी। करना चाहिए, जो मायके वाले होते हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। और इस बारे में थोड़ी शादी से पहले भी बात होनी चाहिए बहुत कि अच्छा। आगे जाके काम करने जी का इरादा है, तो इस बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए पहले जी से। जी। बहरहाल आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है इस सिलसिले में। लेकिन एक बात बताइए कि अक्सर घरानों में ख़ास तौर पर ये देखा जाता है कि पाबंदी आयद कर दी जाती है। हालांकि हैदराबाद का जहाँ तक सवाल है, मैं तो पूरी गारंटी से कह सकता हूँ कि अब बच्चियाँ इस कदर ज़्यादा अच्छा पढ़ रही हैं कि बच्चों को बहुत पीछे छोड़ चुकी हैं। तो हो सकता है कि आप जैसी लड़कियाँ अगर आगे आती हैं तो दूसरी लड़कियों को भी इससे एक प्रेरणा मिलती है, एक इंस्पायर हो सकते हैं वो। जी जी, ये तो मेरी खुशकिस्मती होगी जी जी अगर मुझे देख के कोई इंस्पायर हो और मुझे जी देख जी के कुछ लोग सामने आए और इस ओहदे पे जी आना जी चाहें। मुसलमानों की खासकर मैं बात करूँ तो बहुत कमी है। जैसे मेरे बैच में 49 में से इकलौती मैं मुसलमान हूँ। थोड़ा अफसोस भी हुआ देख के, जी जी लेकिन मैं
चाहूँगी कि मुझे देख के शायद और भी कोई सामने आए, शायद मेरे जूनियर बैचेस में से लड़के थोड़े कितने लोग। थे? 49 जो मुंतखब हुई हैं, उस सेलेक्ट हुई हैं, उनमें लड़कियां कितनी थी? ये अभी नहीं मालूम। अच्छा, वो अच्छा, रोल अच्छा। नंबर्स की लिस्ट आई है। अच्छा 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 अच्छा। सिर्फ लिस्ट में थोड़ा कास्ट और बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा देखा, जेंडर नहीं अच्छा पता। अच्छा अच्छा, जी 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 जी। तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात ये है कि अक्सर ये कहा जाता है कि जो लड़कियां मुलाजिमतें करती हैं या फिर बहुत ज़्यादा पढ़ लेती हैं तो हमारे माशरे में ये कहा जाता है कि वो दीन से दूर रहती हैं। तो आपके साथ कुछ ऐसा है? नहीं नहीं, हो सकता है क्योंकि बाद लोग सुबह सलात की पाबंद नहीं होती, दुनिया की तरफ ज़्यादा जाती हैं, अपने ख़ानदान की तरफ तवज्जो नहीं देती, इस तरह की आम शिकायत पाई जाती हैं। इस बारे में देखिए, क्या है आपके ख्यालात? ये बिल्कुल गलत बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम दीन और दुनिया दोनों को लेके आगे बढ़ सकते हैं। जी जी और मैं कहूँगी ये सारी बातें इस्लाम को भी बहुत मुश्किल बनाती हैं। जी। इस्लाम बहुत सिंपल और बहुत आसान दीन है। जी जी, बहुत अच्छी बात है। जी, जी। लेकिन ये सारी बातें करके लोग बहुत मुश्किल बनाते हैं इसको। और यही कहीं ना कहीं रीज़न भी है कि हम मुस्लिम कम्युनिटी काफ़ी बैकवर्ड रह गए हैं। जी जी खासकर अगर तालीम के नज़रिए से देखें तो बहुत पीछे रह गए हम। जी जी तो ये सब बातें गलत हैं, इनको छोड़ के आगे बढ़ना हमें सीखना होगा और तालीम को अहमियत देना भी सीखना होगा। जी जी जी, बहुत अच्छी और बहुत ही प्यारी बात आपने कही है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक दीन इस्लाम का सवाल है, मोहतरमा अरीशान नुसरत ने जिस अंदाज में कहा है कि इस्लाम एक आसान मज़हब है, आसान नियम पैदा करता है अपने मानने वालों के लिए, तो आप अंदाज़ा कीजिए कि यहाँ पर कोई सख्ती नहीं है और दीन में तो कोई सख्ती है ही नहीं। तो और इसके अलावा आपको बता दूँ कि दीन इस्लाम में वाज़ेह तौर पर मर्द व ख़वातीन के लिए इल्म के हुसूल को फ़र्ज़ करार दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि फ़र्ज़ करार देने के बावजूद भी और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली आयत नाज़िल हुई थी वो इक़रा से मुतालिक यानी पढ़ने से मुतालिक थी, और उसके बावजूद भी हम तालीम से दूर हो गए हैं। लेकिन अल्लाह का फ़ज़ल है कि इस तरह के जो नौजवान हमारे सामने आ रहे हैं कामयाबी के साथ, वो इंशाअल्लाह हमारी मिल्लत के लिए और मिल्लत के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि खुश खबरी लाएंगे और दूसरे जो लोग हैं वो भी इंस्पायर होंगे। अच्छा, जहाँ तक मौजूदा माहौल में आप हिंदुस्तान में औरत का मुकाम कहाँ देखती हैं, कैसे देखती हैं? देखिए, अगर मैं फिर भी स्पेसिफिकली लीगल फील्ड की बात करूं जी जी तो तेलंगाना में फिर भी चीज़ें बेहतर हैं, क्योंकि वुमेन जजेस बहुत हैं इस स्टेट में, क्योंकि तेलंगाना गवर्नमेंट कोटा भी देती है, वुमेन कोटा भी होता है जी जी वुमेन को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर हिंदुस्तान की बात की जाए तो काफ़ी पीछे हैं औरतें। जी जी सुप्रीम कोर्ट में अगर बात करें तो अभी तक वुमेन चीफ जस्टिस नहीं है एक भी, होने वाली हैं आगे, लेकिन अभी तक एक भी नहीं है। जी सुप्रीम कोर्ट के जजेस में ही देखें तो कितने वुमेन रही हैं और कितने मेन रहे हैं, उसके निकाल के अगर हम देखें तो जी। उससे भी हमें अंदाज़ा हो सकता है। एडवोकेट्स में ही देखें तो बहुत ज़्यादा ये जेंडर डिस्पैरिटी देखी जाती है। जी। अगर लीगल फील्ड की बात ना भी करें तब भी पढ़ाई में भी, जैसे आपने कहा कि बच्चियाँ बहुत अच्छे बच्चों से भी आगे जी हाँ, जी हाँ। रहती हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आती हैं, लेकिन उसके एक हद तक ही उनको कई फैमिलीज़ में पढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद शादी हो जाती है, फिर रोक टोक लगाते हैं। और अगर किसी फैमिली के पास ऐसे देखा गया है कि इतने पैसे नहीं हैं कि अच्छी एजुकेशन दी जाए बच्चों को, तो जी। वो लोग बच्चों को पढ़ाने के ऊपर ज़्यादा तवज्जो करते हैं, बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। जी, तो जी, इस तरह की चीज़ें बहुत हैं पूरे हिंदुस्तान में, कहीं ना कहीं अलग अलग एरियाज़ पे प्रेवलेंट हैं। जी जी हिंदू मुस्लिम हर तरह की कम्युनिटीज़ में ये चीज़ है, लेकिन मुसलमानों में ख़ासकर ये चीज़ ज़्यादा है, रोक टोक पाबंदियाँ बहुत हैं जी औरतों पर। जी जी। अच्छा, एक सवाल ये पैदा होता है कि आपने तेलंगाना जुडिशल सर्विसेज के लिए आपका इंतखाब अमल में आया है, तो मैं चाहूँगा कि जो दूसरी लड़कियां हैं, जो दूसरे लड़के हैं, उनको भी इस बारे में बताइए कि ये इम्तिहान किस तरह होता है, इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए, और इसका जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो किस तरह के आते हैं। तो बताएंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारे कौम की रहनुमाई हो जाएगी। जी 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 बिल्कुल। तो मैं एग्ज़ाम पैटर्न से शुरू करती हूँ। पहले इसमें प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है जो कि MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, उसमें 100 जी। क्वेश्चंस आते हैं। आपको एक ऑप्शन, 4 में से एक ऑप्शन टिक करना होता है। जी जी वो अगर क्वालिफाई हो जाता है तो फिर मेंस स्टेज आती है। मेंस में आपको लिखना होता है। अच्छा। उसमें आपके 3 पेपर्स होते हैं। एक सिविल लॉज, जिसमें जो सिविल लॉज आते हैं सिलेबस में वो पूछे जाते हैं।
फिर आता है क्रिमिनल लॉज, क्रिमिनल अच्छा। लॉज पूछे जाते हैं। फिर तीसरा होता है लैंग्वेज पेपर, अच्छा। उसमें इंग्लिश और तेलुगु दोनों पे सवाल होते हैं। जी। इंग्लिश टू तेलुगु ट्रांसलेशन होता है और तेलुगु टू इंग्लिश ट्रांसलेशन भी होता है। तो ये तीनों पेपर आपको लिखने होते हैं। अगर फिर इसका टोटल करते हैं, फिर ये भी क्वालिफाई हो गया तो तीसरी स्टेज होती है इंटरव्यू की। अच्छा। इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद सिलेक्शन होता है। जी जी। तो ये हो गया एग्ज़ाम पैटर्न। अच्छा, और आपने कितने माह तैयारी की? जी, मैंने तो जैसे मैंने बताया, मैंने कॉलेज टाइम से ही अच्छा। तैयारी करना शुरू कर दिया था। पहले मैं दिल्ली जुडिशल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी। जी जी। फिर शादी के बाद जब मैं हैदराबाद आ गई तो तेलंगाना जुडिशल सर्विसेज की तैयारी करने लगी। जी। तो मैंने कुल मिला के देखें तो 1-2 साल तो तैयारी करी है। अच्छा अच्छा। जी, तेलुगु को मैंने 6 महीने दिए, बाकी के सब्जेक्ट्स को नोट्स बनाने में, उसको रिवीजन करने में इतना टाइम लग ही जाता है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि आप इस जर्नी को एक प्रोसेस की तरह देखिए। कितने घंटे पढ़ती थी आप रोज? मैं तो चाहती थी 10-12 घंटे पढूं, अच्छा, लेकिन हो पाता था जी, 7 से 8 घंटे। अच्छा। कभी कम भी होता था, कभी ज़्यादा भी होता था। जी, जी। तो ये एक डेली स्ट्रगल रही है, जी, जी। कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी नहीं भी हो पाया। अच्छा। ऐसा रोज़ का हमेशा कंसिस्टेंट रहने की कोशिश रही है। तो ये कुल मिला के एक डिसिप्लिन रहना ज़रूरी है, लेकिन नहीं भी हो पाता, कभी कभी हो पाता है। जैसे मैंने कहा, कम ज़्यादा हमेशा रहा है। जी जी। तो ऐसा होता है। अच्छा, एक बात है कि जो बच्चियां ज़्यादा पढ़ लेती हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो इतने मसरूफ़ हो जाती हैं पढ़ने लिखने में कि घरेलू जो उमूर होते हैं उस पर तवज्जो नहीं दे पाती। मिसाल के तौर पर पकवान के बारे में कहा जाता है कि इनको पकवान नहीं आता, इन्हें रोटी बनाने नहीं आता, इन्हें खाना बनाना नहीं आता, सालन बनाने नहीं आता। तो आपके साथ कोई ऐसा मसला है? जी जी। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जी जी। साथ ऐसा कुछ नहीं है। जी मेरी जी। जो सास है, मदर इन लॉ, हाँ हाँ। मैं कभी ये पकवान तो फिर भी दूर की बात है, हाँ। मैं छोटी सी एक प्लेट उठा के भी किचन में जा रही हूँ तो वो मुझे बोलती थी नहीं नहीं, किचन में घुसने भी नहीं देती थी वो। जी जब जी। मेरा एग्ज़ाम करीब होता था, मेरे पर कोई भी जिम्मेदारी उन्होंने नहीं आने दी। और मुझसे हट के अगर दूसरों की बात रही तो पकवान नहीं आना, रोटी बनाना नहीं आना, जी ये जी। बहुत छोटी बातें हैं। हाँ हाँ। और जो लोग जज बनना चाहते हैं उनको मैं कहूँगी, आप एक बार सेलेक्ट हो जाएं तो आपको बहुत सारे कुक, अटेंडर्स, मेड्स सब मिलेंगे। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और जी जी जी। सब हर चीज़ का इंतज़ाम हो लेकिन जाता घर में तो कुछ बनाना पड़ेगा ना, तो बनाती हैं आप घर में? है। मैं कभी कभी अच्छा अच्छा, क्या बनाती हैं? मतलब मीठा बनाती हैं या फिर कोई ऐसी ख़ास दावतों में कुछ बनाती हैं आप? मुझे जिस चीज़ का शौक़ है मैं वो बनाती हूँ। कभी जी जी। मीठा बनाती हूँ, अच्छा कभी अच्छा। कुछ स्नैक्स बना देती हूँ, जी जी। कभी चाय बना लेती हूँ। तो बहरहाल नाज़रीन, आपने देखा कि दौरान गुफ्तगू इन्होंने एक अच्छी बात कही है और मैंने ख़ास तौर पर नोट किया है और आप भी नोट कर लीजिए कि इनकी सास इन्हें थोड़ी सी भी रहमत नहीं देती। तो आजकल इस तरह की सास अगर पाई जाती हैं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने अभी अभी ये सुना है कि एक दामाद ने सास का कत्ल कर दिया। तो इस तरह के जो वाक़यात होते हैं बहुत ही डेंजर होते हैं। उस दौरान इस तरह के लोगों से मुलाकात हुई और इनका ये कहना कि एक प्लेट भी इन्हें उठानी नहीं देती। तो हम सलाम करते हैं उस सास को जो इन्हें अपनी बेटी की तरह रखती हैं। और मैं समझता हूँ कि आज जो, क्योंकि लड़की जब अपने माँ बाप के घर छोड़ कर आती है तो ससुराल वालों का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो उस लड़की को अपनी बेटी की तरह देखें। तो अल्लाह का शुक्र है कि आपको एक अच्छा ससुराल मिला है। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल हम अपने प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक बात ज़रूर है कि हमारी एक रिवायत रही है हमारे प्रोग्राम की कि हम अपने मेहमान से एक ज़रूर मैसेज लेते हैं। लेकिन मैसेज लेने से पहले हम हैदराबाद के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हैदराबाद एक तारीख़ी शहर है। हैदराबाद फ़रखंद बुनियाद की अपनी एक तारीख़ है बहुत ही गैर मामूली। तो हम चाहेंगे कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि अरीशा जो साहबा जो हैं वो दिल्ली की बेटी हैं, तो हैदराबाद की बहू हैं। तो दिल्ली और हैदराबाद में क्या फ़र्क महसूस हुआ आपको? मोहब्बत में, मुरव्वत में, हमदर्दी में? जी। देखिए, दिल्ली और हैदराबाद दोनों ही मेरे घर हैं। मैं कंपेयर करूं तो दोनों ही मुझे बहुत पसंद हैं, दोनों ही मेरे दिल के बहुत करीब हैं। जी जी। और फ़र्क तो बहुत है, जैसे जिस तरह का खाना खाया जाता है यहाँ वहाँ, दोनों में बहुत फ़र्क है। यहाँ जैसे थोड़ा तीखा ज़्यादा खाते हैं, जी जी। तो इस तरह के फ़र्क हैं। थोड़े डिशेस बहुत अलग होते हैं, यहाँ पे हलीम खाया जाता है, जी जी। इस तरह की चीज़ें वहाँ नहीं खाते। अच्छा। फिर खाने के अलावा लोगों में भी
बिल्कुल फ़र्क है। यहाँ जी। की लैंग्वेज अलग है, तेलुगु यहाँ पे काफ़ी लोग बोलते हैं। वो दिल्ली वालों को कोई भी तेलुगु नहीं जानता, मैं भी नहीं जानती थी। ये भी एक बहुत बड़ा फ़र्क मुझे लगा। जी फिर यहाँ के जिस तरह के लोग लिबास पहनते हैं वो भी जी जी अलग है। यहाँ पे साड़ीज़ आमतौर पे बहुत पहनते जी हैं जी औरतें, वहाँ उतना नहीं पहनते जी साड़ीज़, जी। सूट्स ज़्यादा पहनते हैं। कोई स्पेशल ओकेजन होती है, शादी वलीमा, उसमें साड़ीज़ पहनते अच्छा। हैं। तो इस तरह की चीज़ें बहुत मैंने ऑब्ज़र्व करी शादी के बाद यहाँ जी आके। जी। मुरवत के मामले में। जी जी दोनों जगह मुझे बहुत हमदर्दी मिली, दोनों जी ही जी मेरे घर हैं। जी जी मैं एक का नाम नहीं ले सकती, जी जी। वो भी मेरा घर है और ये भी मेरा घर है। इंशाल्लाह आप कामयाब जज साबित होंगे इंशाल्लाह। तो बहरहाल नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि जहाँ तक हमारे मेहमान का सवाल है, हमारे प्रोग्राम का सवाल है, अपने प्रोग्राम के अख्ताम में हम अपने मेहमान से एक मैसेज लेते हैं। तो मैं चाहूँगा कि मोहतरमा अरीशा नुसरत हमारे बच्चों को, हमारे माँओं को, हमारी बहनों को मैसेज दें, ऐसा मैसेज जो जामे भी हो और मुख्तसर भी हो। जी जी, देखिए जो लोग, जो भी नाज़रीन ये देख रहे हैं प्रोग्राम, ख़ासतौर से लड़कियाँ। ओके, जी जी ख़ास तौर से लड़कियाँ, तो सबसे पहले तो जो लोग लॉ की फील्ड की तरफ थोड़ा आना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मैं कहूँगी कि ये बहुत अच्छी फील्ड है, ये बहुत एम्पावरिंग फील्ड है, ख़ास तौर से लड़कियों के लिए। ये जैसे मैंने इतनी बातें सुनी लोगों से, आसपास के लोगों से, रिश्तेदारों से और पड़ोसियों से कि ये फील्ड लॉ जो है मुसलमानों के लिए नहीं है, लड़कियों के लिए नहीं है। ये सारी बातें आप लोग ने भी सुनी होंगी। आप लोग इन किसी भी इस तरह की बातों पे यकीन ना करें, कोई भी ऐसी बात ना सुने। मैं कहूँगी कि ये बहुत अच्छी फील्ड है, बहुत एम्पावरिंग फील्ड है और लड़कियों के लिए ख़ासकर बहुत अच्छी फील्ड है। ऐसी कोई बात नहीं है। लोग बोलते हैं कि यहाँ झूठ बोलना पड़ता है, जी लेकिन ये गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका क्लाइंट आपके पास आके अगर कह रहा है कि मैंने कत्ल नहीं किया, मुझे बचा लो, तो आपको, आपका फ़र्ज़ है कि आप ये उसने जो आपको बताया आप उसी बात को सच माने। अगर आपके क्लाइंट ने आपको कहा कि उसने कत्ल नहीं किया, वो ही आपके लिए सच है, जी आपको जी वही मान के उसका केस लड़ना है। तो झूठ बोलना पड़ता है, ऐसी ये कोई बात नहीं है, ये बातें गलत हैं। हमें, हमारी कम्युनिटी को बहुत अब वकीलों की ज़रूरत है, इस तरफ जी आइए, बहुत अच्छी बात होगी। और जो लोग जज बनना चाहते हैं, जज बनने की ख्वाहिश रखते हैं, उन लोगों के लिए मैं कहूँगी कि पहले भी मैंने कहा, इस पूरे जर्नी को आप एक प्रोसेस की तरह देखिए। इसमें टाइम लगता है और जब तक आप तैयारी करेंगे, जब तक आप पढ़ाई करते रहेंगे, आपके दोस्तों को आप सुनेंगे कि वो, मेरा कोई दोस्त वहाँ जॉब कर रहा है, किसी दोस्त कोई LLM की डिग्री करके कोई बाहर जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें सुनने में मिलेंगी। लेकिन आपको फिर भी फोकस रखना है, कंसिस्टेंट रहना है और अपनी तैयारी जारी रखनी है और इंशाल्लाह उसका रिज़ल्ट भी जल्दी मिलेगा। बहुत ही प्यारी बात और बहुत ही प्यारा मैसेज उन्होंने दिया है। बहरहाल नाज़रीन, इसके साथ हम अपना प्रोग्राम आमने सामने अख्ताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।